वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और अब मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ्स का जो असर हो रहा है अमेरिकन इकोनॉमी पर और दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी पर, और कैसा दूसरे मुल्क रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि जो 80 साल से अमेरिका ने जो मल्टीलैटरल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है, जो इन प्लेस था, जिसके वजह से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ, अमेरिकन एलाइज को भी बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके वजह से वो सारा का सारा सिस्टम ग्लोबलाइजेशन को ले लिए, मल्टीलैटरल ऑर्डर को ले लिए, वो सारा का सारा सिस्टम को डोनाल्ड ट्रंप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या किस हद तक वो सक्सेसफुल रहेंगे, किस हद तक नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको वक्तन फ़क्तन आई विल बी गिविंग यू अपडेट्स कि टैरिफ्स को लेके क्या चल रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इससे अमेरिका की कमर टूट जा सकती है, अमेरिका कुड लूज इट्स स्टेटस एज ए ग्लोबल पावर। और इससे जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें तो ज़रूर तब्दीलियाँ, बहुत मेजर फंडामेंटल चेंजेस आने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सियासत कुछ भी हो, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, लेकिन इस मुद्दे पर नज़र रखना ज़रूरी है। तो आई विल कंटिन्यू एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार टू टॉक अबाउट कि डेवलपमेंट्स कैसे हो रहे हैं। तो आज मैं आपसे बेसिकली कि अमेरिका की इकोनॉमी पे क्या असर हुआ एंड हाउ द वर्ल्ड इज़ रिस्पॉन्डिंग, उसका अपडेट दूंगा। और फिर आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं चंद घंटे में आई विल ऑल्सो बी पोस्टिंग द वीडियो। जो मेरे ख्यालात है अबाउट द वक्फ बोर्ड, उसे भी ज़रूर देखिए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से। तो एनीवे, तो पहली तो मैं आपको खबर दूं कि 2 दिन के बाद, थर्सडे और फ्राइडे को, जो डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद से जो अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने 10% जो टैरिफ लगाए, फिर मुख्तलिफ मुल्कों को जो जिस पे 25% से लेके 46% तक उन्होंने टैरिफ लगाए, चाइना पर 34% और पहले के 20% मिला के 54% टैरिफ लगा दी। तो उसके वजह से उसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज, ख़ासतौर से जो डाउ जोन्स इंडेक्स है, वो 1500 पॉइंट नीचे गिरा और पहले ही दिन में तकरीबन 2 से लेके ढाई ट्रिलियन डॉलर्स की दौलत ख़त्म हो गई। इट वाज लॉस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, जिस तरह से वो गिरा है। फिर उसके बाद जब चाइना ने 34% के टैरिफ का जवाब दिया अमेरिका के ऊपर, तो उसके वजह से भी और मज़ीद मार्केट डाउन हुई, तकरीबन 2300 पॉइंट, 310 पॉइंट ऑन द डाउ जोन्स इंडेक्स। और पिछले 2 दिन में, यानी इन दोनों दिनों में, थर्सडे और फ्राइडे को, अमेरिका तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर की दौलत लूज कर चुका है। तो दैट इज़ ए बिग बिग ब्लो कह सकते हैं। मैं आपको क्विकली समराइज कर देता हूँ कि किस तरह से मार्केट क्रैश हुई है। तो डाउ जोन्स इंडेक्स थर्सडे को 1500 पॉइंट और फ्राइडे को 2231 पॉइंट की शेलैकिंग हुई है। S&P 500 जो बड़ा इंडेक्स है जिसमें 500 कंपनीज है, उसने 6% और उसके बाद दोबारा, तो टोटली 10% गिर चुका है पिछले 2 दिन में S&P इंडेक्स। लेकिन अमेरिका की जो मार्केट है वो पिछले 2 दिन से नहीं गिर रही है, फरवरी से गिर रही है। तो फरवरी से S&P 17% गिर चुका है। और जो नैस्डैक है, जो टेक के ताल्लुक से मोस्टली टेक की कंपनीज है, वो 22%, सबसे ज़्यादा जो गिरा है वो नैस्डैक है, वो 22% का लॉस हुआ है। और थर्सडे और फ्राइडे में तकरीबन 6%। तो जो तीनों इंडेक्सेस है, डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक, उसमें बहुत बुरा हाल है, गिर रही है अमेरिका की स्टॉक मार्केट। तो इसके जवाब में क्या आया? तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन्होंने कई शोज़ पर पिछले 2 दिन से, वो मुख्तलिफ शोज़ पर, नेशनल शोज़ पर आकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई डोंट वरी, होल्ड ऑन। जब मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी और जब इन्वेस्टमेंट्स आने लगेंगे अमेरिका में, तो ये मार्केट बहुत तेज़ी से, मतलब जितना लूज़ किया उससे बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है।
اور جو وارننگز آ رہے ہیں، فار ایگزامپل جے پی مورگن نے کہا کہ بھائی 60% چانسز ہے کہ یہ ریسیشن میں چلے جائے گا. چند روز پہلے ہی وہ 35% کہہ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ وری کہ تھوڑی بہت مہنگائی شروع میں ہوگی، انفلیشن، پھر اس کے بعد تھوڑی شرنکیج بھی ہو سکتی ہے، بٹ دا اکانومی از گوئنگ ٹو بوم. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کب تک؟ ابھی تک تو ٹیرس ایکچولی لگے نہیں ہیں. اپریل 9 سے ٹیرس لگ رہے ہیں. چائنا کا جو جوابی کارروائی ہے وہ اپریل 10 سے لگے گا. تو آلریڈی کئی ملک مطلب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 ملکوں نے آلریڈی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ریچ آؤٹ کیا ہے ٹو اسٹارٹ نیگوسیشنز آن دا ٹیرس. تو جیسا انڈیا نے شروع کیا تھا کہ بائی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ ہو، یہ 50 ملک بھی ویسی کوشش کر رہے ہیں. ہم کو تو یہ پتہ ضرور ہے کہ انڈیا، ویتنام اور اسرائیل، یہ تینوں ملکوں نے آلریڈی شروع کر دیا ہے. اسرائیل نے تو اپنے سارے ٹیرس زیرو کر دیے تھے امریکہ کے خلاف. وہ پہلے تقریباً 34-35% لگاتے تھے امریکہ کے اوپر. اٹ از امیزنگ وہ ملک جس طرح سے امریکہ کو لوٹا ہے. امیجن کریں کیا $3 بلین ہر سال امریکہ اس کو دیتا ہے پیسے. تو وہ $3 بلین کے وہ ہتھیار خریدتے ہیں امریکہ سے. تو وہ ہتھیار جب امریکہ آتے اس پہ پھر یہ 35% ٹیرس بھی لگاتے تھے، اور وہ ٹیرس کے پیسے میرے خیال سے امریکہ کے پاس سے ہی لیتے. تو اینی وے انہوں نے اپنے ٹیرس زیرو کر دیے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 17% بھی لگایا تھا اسرائیل پر. تو کرنٹلی وی نو کہ ایز آف فرائیڈے انڈیا تو آلریڈی ہیڈ سٹارٹ لے چکا ہے. مطلب انڈیا تو فیبروری میں ہی شروع کر دیے تھے نیگوشیشن، جب یہاں پہ ڈاکٹر جے شنکر، نریندر مودی، اس کے بعد پیوش گوئل آئے ہیں، اور یہ نیگوسیشنز چل رہے ہیں انڈیا کے. انڈیا نے آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا. دیر ول بی نو ریٹیلیٹری ٹیرس انڈیا کی طرف سے. انڈیا از بیٹنگ کہ دے ول گیٹ اے گڈ ڈیل اگر وہ بائی لیٹرل ٹریڈ کر دیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے اناؤنس کیا کہ جو ملک پہلے ریچ آؤٹ کریں گے امریکہ کو، وہ فائدے میں رہیں گے، اور جو لیٹ آئیں گے ان کا نقصان ہوگا. وچ از کائنڈ آف اے اسٹوپڈ کامنٹ ٹو سے. دیکھیے، اگر امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، امریکہ فرسٹ کے انٹرسٹ میں ہے، تو آپ پہلے آئے یا آخر آئے، دے ول گیو یو دا ڈیل. تو یہ ادھر بچکانی والی باتیں وہ کر رہے ہیں. بٹ اینی وے ازیومنگ کہ دے آر گوئنگ وتھ امریکہ فرسٹ از دا جینوئن پالیسی. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ میں پروٹیسٹ کافی شروع ہو گئے، اور کل بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہر جگہ میجر سٹیز میں. پہلے ایلان مسک کے خلاف ہو رہے تھے، تو ایلان مسک کو اب مارجنلائز کر دیا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ ایلان مسک واپس چلے جائیں گے ٹیسلا کو، اور جو ڈوج ہے اس میں اب اتنا حصہ نہیں لیں گے. تو جو پروٹیسٹ ایلان مسک کے خلاف ہوا، اور جس طرح سے ٹیسلا کا بیسیکلی پٹھا بیٹھ گیا ہے، نو بڈی از بائنگ ٹیسلا کو. نہ تو یورپ میں خرید رہے ہیں، نہ امریکہ میں خرید رہے ہیں. جن کے پاس ہیں وہ سستے میں بیچ رہے ہیں. میں خود سوچ رہا ہوں کہ ہمت کر کے کوئی سستے میں لے لوں کیا ٹیسلا، تاکہ، لیکن مطلب میں یونیورسٹی جاتا ہوں، مجھے اسکریچ وریچ کر دیں گے میری گاڑی کو. تو بٹ واٹ ایور اٹ از، اٹس اے گڈ کار. لیکن اتنا نقصان ہوا ہے ایلان مسک کا کہ وہ اب ڈوج سے ودرا ہو رہے ہیں. تو آلریڈی پروٹیسٹ آر آلسو ہیونگ افیکٹ. اگر مہنگائی بڑھی ہے، ابھی بڑی تو نہیں ہے، ابھی انفلیشن صرف 3% ہے یو ایس میں، بٹ لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ جو اسٹاک مارکیٹ گرا ہے، تو جو مڈل اینڈ اپر مڈل کلاسز ہیں ان کے ریٹائرمنٹ سے بہت اثر پڑا ہے. جیسا میں نے آپ نے کہا تھا کہ تھرسڈے کو میں ہر 2 گھنٹے کو دیکھ رہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہو رہا ہے، اور میں کہہ رہا تھا کہ ارے بھائی، اب مجھے اور 1-2 سال کام کرنا پڑے گا، اور 2 سال کام کرنا پڑے گا. شام تک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں ریٹائر ہو ہی نہیں سکتا اگر اسٹاک مارکیٹ سڈنلی ریکور نہیں ہوتی. تو کافی انگزائٹی تو ضرور آ گئی ہے پبلک میں، خاص طور سے اولڈر لوگ جو 2 سال یا 3 سال میں ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. وہ اب ریٹائر یقیناً نہیں کر سکتے. اگر ریکوری بھی اگر یہ کرتا ہے، تو اگر ریسیشن میں آ جاتا ہے امریکہ، تو 2-3 سال تو وہ ریسیشن سے نکلنے لگے گا. اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی مطلب ہوپ فلی پریسیڈنسی ختم ہوتی ہے، کوئی نیا پریسیڈنٹ آتا ہے، پالیسیز بدلتا ہے، تو دیر ول بی لاٹس اینڈ لاٹس آف ایشوز جو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انگزائٹی پیدا ہو گئی ہے. اور البتہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن سے جو بیانات دے رہے ہیں پبلک میں، دے آر ناٹ ریئلی ویری اشورنگ اور کانفیڈنس بلڈ نہیں کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ پہلے تو مارکیٹ گر رہی تھی اور وہ جا کے گولف کھیل رہے تھے، تو اینی وے اس سے بھی کافی لوگ ناراض ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اکنامک ریولیوشن لا رہے ہیں، پلیز ہینگ ٹف. ضروری ہے کہ یہ تب پورا ریولیوشن لانے کے لیے ہمیں تھوڑی بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گا.
फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्टर कह रही कि भाई आप जैसा कि पुराने ज़माने में जंग के वक्त लोग अपने घर से सामान ला के देते थे जंग में इस्तेमाल करने के लिए, उसी तरह आपको अपना रिटायरमेंट फंड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर द गुड ऑफ अमेरिका। भाई द गुड ऑफ अमेरिका इस कि आपका रिटायरमेंट फंड अच्छा रहे। तो अगर पब्लिक सफ़र कर रही है तो क्या गुड होने वाला है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो मतलब ये तो अश्योर कर रहे हैं कि टैरिफ लग तो जाएंगे अप्रैल 9 को, लेकिन जो मुल्क नेगोशिएट कर रहे हैं क्या उनके लिए सस्पेंड किया जाएगा, जैसा कि वियतनाम, इंडिया और इसराइल तो नेगोशिएट कर रहे हैं, और फिर 47 मुल्क और शुरू कर दिए हैं। तो उनके साथ अगर बायलैटरल नेगोशिएशंस चल रहे हैं तो क्या जो टैरिफ्स की डेडलाइन है अप्रैल 9 की, क्या उसको सस्पेंड किया जाएगा, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। सो देर इज़ ए बिट ऑफ ए कन्फ्यूजन जो हो रहा है। इससे इन्वेस्टर्स बहुत नर्वस है और इन्वेस्टर्स परेशान है। देखिए, पैसा तो लोग निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट से, जो स्टॉक्स बेच रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। फिर जिन्होंने बेट किए ना, जो हेज फंड्स वगैरह है, उनको मार्जिन पेमेंट्स करने के लिए दे विल हैव टू सेल द स्टॉक। तो जब वो बेचना शुरू करेंगे तो और मज़ीद मतलब जो स्टॉक मार्केट की लॉजिक है उसकी वजह से वो और गिरेगा। इकोनॉमिक रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन जो स्टॉक मार्केट की जो मैकेनिज्म है उसके वजह से भी और ज़्यादा गिर सकता है, बाज़ लोग कह रहे हैं। तो अगर और 20-25% अगर गिर जाता है मार्केट, देन दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। रिसेशन में मुल्क चले जाएगा। रिसेशन वो होता है जब 2 क्वार्टर तक अगर जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ होता है, तो वी विल नो टेक 6 मंथ्स टू नो कि रिसेशन में अमेरिका आया या नहीं। बट पहला क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ हो गया तो इशारा तो वहीं रहेगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब सियासत के तौर पे एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन क्यों नेगोशिएट नहीं कर रहा अमेरिका के साथ, क्यों वो धमकियां दे रहा है। अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे, शायद मंडे करेंगे। और मंडे के लिए तो लोग घबराए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास तो मंडे ऑलरेडी हो गई होगी, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये संडे रात को, लेकिन हमारे पास ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर्स हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के, डॉ जोन्स इंडेक्स का फ्यूचर्स कह रहा है कि और 1500 पॉइंट गिरेगा स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट ऑलरेडी नीचे हो गया तो 1500 पॉइंट विल बी वेरी हाई परसेंटेज, यानी पिछले 3 दिन में 10% से लेके वो 15% तक गिर गया होगा स्टॉक मार्केट। सो इट्स वेरी वेरी स्केरी। एशिया के मार्केट्स भी आर इन ए वेरी बैड शेप। सऊदी अरेबिया में मार्केट 6.5% गिर गए हैं। और तेल की कीमत 7% कम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में स्टॉक मार्केट में तकरीबन 4.5% का नुकसान हुआ है। यूरोप के मार्केट्स भी नीचे की तरफ तेज़ी से दौड़ रहे हैं। तो देर इज़ लॉस ऑफ वेल्थ ग्लोबली। तो दिस इज ए वेरी समथिंग। अब देखना है स्टॉक मार्केट्स में इंडिया का उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, उतना नहीं गिरा, सिर्फ 1.5-2% से गिरी है इंडिया की मार्केट। बट ऑलरेडी इंडिया की मार्केट 6 महीने से गिर रही थी, ऑलरेडी 17% से ज़्यादा गिर चुकी है, जहाँ तक कि मेरे ख्याल से निफ्टी का सवाल है। तो बोथ निफ्टी और सेंसेक्स ने पिछले 6-7 महीने से दे हैव बीन गोइंग डाउन। सो बट इस वक्त इंडिया स्टॉक मार्केट इज डूइंग गोइंग डाउन एट ए मच स्लोअर पेस, यानी दूसरी जगह जब 5-6% गिर रहे हैं तो इंडिया में सिर्फ 2% गिर रहे हैं। तो सुल्तान स्टॉप।
तो एक जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि यूरोप क्यों नेगोशिएट नहीं कर रहा है अमेरिका के साथ। स्टारमर ने, जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर तो सिर्फ 10% लगे हैं, तो वो कहे कि वी नीड टू थिंक अबाउट इट। लेकिन मैक्रोन ने तो बयान दे दिया कि हम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स रोक देंगे अमेरिका में। हालांकि पिछले 2 साल में जब चाइना से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भागने लगा, तो अमेरिका को पिछले 2 साल यानी 23 और 22 और 24 में भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अमेरिका को आया है। तकरीबन $300 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यूएस में आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि चाइना से निकल के पैसा शायद इंडिया जाएगा, लेकिन वो पैसा अमेरिका आने लगा। इनफैक्ट इंडिया से भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं और अब भी निकाल रहे हैं। जो पैसा स्टॉक मार्केट ऊपर इसलिए रह रही है कि इंडिया के इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी बैंक्स वगैरह वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं जो फॉरेनर्स बेच रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इंडिया में सिर्फ 2-2.5% के करीब स्टॉक मार्केट हैज़ गॉन डाउन इन द लास्ट 2-3 डेज। लेकिन मुझे लगता है कि यूरोप को जो गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ विद रिगार्ड्स टू यूक्रेन की पॉलिसी और नेटो के ऊपर जो बातें हुई है, तो वो एक ऐसा शॉक आया है। वो एकदम मतलब उनका जो कि भाई ये कैसा अमेरिका हमको धोखा दे सकता है, अमेरिका के बलबूते पे हम यहाँ तक के आए, वो हमको अबैंडन कर रहा है। तो उसके शौक में मेरे ख्याल से दे आर हेजिटेंट टू कम एंड नेगोशिएट, क्योंकि साफ लगेगा कि घुटने टेक दिए यूरोप ने। तो यूरोप अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश कर रहा है। अभी अनाउंस किए कि वो हर हफ्ता मिलेंगे, जो कोलिशन ऑफ द विलिंग जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका इज पुशिंग फॉर ए सीज फायर, वो जंग लंबी करने के चक्कर में है। तो मुझे लगता है कि जो यूक्रेन को लेके जो जियोपॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं अमेरिका और यूरोप के बीच में, दैट इज़ अफेक्टिंग यूरोप की नेगोशिएशंस या यूरोप की टैरिफ पॉलिसी है। और मुझे लगता है कि इसका दोनों को नुकसान होगा। देखिए, इसमें विनर तो कोई नहीं आने वाला। कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अल्टीमेट गोल है, वो कभी कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, री इंडस्ट्रियलाइज करना चाह रहे हैं, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लाना चाह रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें जंग के लिए ज़रूरत है वो यहाँ बनना चाहिए। फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर आप हमसे नेगोशिएट करें, अगर आप टैरिफ ख़त्म कर दें तो हम भी टैरिफ कर देंगे। तो फिर अगर टैरिफ ख़त्म हो गए तो फिर दूसरे मुल्कों को, मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ 0-0 हो जाते, तो फिर चाइना को लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे अमेरिका को। चाइना विल विन अगेन। तो लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि इज ही रियली ट्राइंग टू री इंडस्ट्रियलाइज, या वो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, खाली टैरिफ कम करना चाह रहे हैं। सो इट्स नॉट वेरी क्लियर। ये बात सही है कि कई मुल्कों ने, इंक्लूडिंग जापान और साउथ कोरिया जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, नॉन ट्रेड, नॉन टैरिफ बैरियर्स खड़े करे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका इज़ नॉट एबल टू एक्सपोर्ट। और अगर वो भी नीचे होते हैं तो देन दैट विल बेनिफिट अमेरिका यकीनन। ख़ास तौर से अमेरिका के सर्विस इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होगा कि जो चाइना, जापान, इंडिया वगैरह ने अमेरिका की कंपनीज़ को आने के लिए रास्ते मुश्किल रखे हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट अमेरिका का ट्रेड, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग टू अमेरिका। तो वो एक अलग ही गोल है। तो मुझे लगता है कि मेरी तो सजेशन ये है डोनाल्ड ट्रंप को कि जो चीज़ें आप समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, उस इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करें, और उसको अगर लॉस पे भी चलाना है तो चला लें। और गवर्नमेंट सब्सिडीज़, मतलब ये आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वैसा आप पब्लिक सेक्टर स्टाइल में आप सब्सिडाइज कर रहे हैं। जैसा कि चिप्स का जो लॉ था कि अमेरिका में चिप्स बनेंगे और उसको सब्सिडाइज सरकार करेगी। हालांकि चिप्स के खिलाफ भी है डोनाल्ड ट्रंप। अगर वो चिप्स के लॉ को रिवर्स कर देते हैं तो फिर एडवांस चिप्स चाइना को एक्सपोर्ट होने लग जाएंगे, और फिर देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर कंपनीज टू कम एंड मेक चिप्स इन अमेरिका। तो अभी थोड़ा केओटिक कन्फ्यूजन है, और देखें क्या होता है। क्लैरिटी जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट इन ए फ्यू मंथ्स, बट जो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, वो तो महसूस डेफिनेटली कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जैसा उन्होंने इलॉन मस्क को चलता किया और डोज की जो पॉलिसीज है, उसके अलावा दूसरी भी चीज़ें वो कर रहे हैं इमिग्रेशन को लेकर, जिसके वजह से भी उन पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ पर जो हमला इन्होंने बोल रखा है, इसराइल की जंग की मदद करने के लिए यहाँ पे अमेरिका की दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ को तबाह और बर्बाद कर दे रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल गोइंग टू हर्ट अमेरिका इन द लॉन्ग रन, और इससे जो समझदार रिपब्लिकन्स भी है वो बहुत परेशान हैं। सो वी विल सी हाउ थिंग्स
پین آؤٹ. جیسا میں نے آپ سے کہا ہے میں اس پہ سخت نظر رکھوں گا اینڈ آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ پیریوڈیکلی. سو اینی وے تو آپ کو جب بھی ٹیرفس اور امریکہ کی جیو پالیٹکس کو سمجھنے کی ضرورت پڑی، ویلکم ٹو کانورسیشنز. اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.